कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का कंप्लीट नेम है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको पढ़ते हैं सार्स कोरोना वायरस 2। ये इसका नेम है, कोरोना वायरस का नेम है सार्स कोरोना वायरस 2, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और जो ये डिजीज काज करता है उसे हम कहते हैं कोविड-19। जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो इसके फीचर है वो ये है, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है, पॉजिटिव सेंस वायरस है, और ये एक आरएनए वायरस, और एस से सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी कि पॉजिटिव सेंस से सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये आरएनए वायरस, ये इसके फीचर है। अब इसके फीचर आपने याद किस तरह करने हैं? इसके फीचर आपने याद करने हैं रेस्पिरेटरी फेलियर्स। ये रेस्पिरेटरी फेलियर को आता है ना, ये जो इसके मेन फीचर होते हैं वो रेस्पिरेटरी फेलियर होते हैं। इसके जो फीचर हैं वो आपने याद करने हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी फेलियर को आता है। तो रेस्पिरेटरी से आर से है आरएनए वायरस, ई से है आपका ये इन्वेल्प्ड वायरस है, और पी से है ये पॉजिटिव सेंस है, और एस से है सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि रेस्पिरेटरी। तो आर से है आपका ये आरएनए वायरस है, ई से है ये इन्वेल्प्ड वायरस है, इन्वेल्प्ड। एस से है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और पी से है ये पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है वो वायरसेस, वो आरएनए वायरसेस जिनका जो आरएनए, ये वायरस है, ये इसका आरएनए, ये जब किसी ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये ह्यूमन सेल है, तो जब ये आरएनए इसमें आता है तो एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट करता है और डायरेक्टली प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, और ये जो प्रोटीन बनती है ये फिर होस्ट सेल जो होता है, जो ह्यूमन सेल होता है, उसके फंक्शन को इम्पेयर करते हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब ये होता है कि ये वायरस है और ये ह्यूमन सेल, इसका जो आरएनए जब इस ह्यूमन सेल में आएगा तो वो एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट करेगा और डायरेक्टली प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, और वो प्रोटीन ह्यूमन सेल के फंक्शन को इम्पेयर करेगी। तो ये आरएनए वायरस है, और ये इन्वेल्प्ड वायरस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये पॉजिटिव सेंस है, और ये रेस्पिरेटरी फेलियर काज करता है। तो रेस्प से आपने इसका इंट्रोडक्शन याद करना है। जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है, कुछ जो आरएनए वायरस होते हैं वो होते हैं, उसमें जो न्यूक्लियस कैप्सिड होता है वो होता है आइकोसाहेड्रल, इस तरह का, ये आइकोसाहेड्रल। और कुछ आरएनए वायरस होते हैं उनका जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल होता है, जिस तरह ये। तो इसका जो कैप्सिड है वो हेलिकल होता है, वो हेलिकल होता है। तो ये इसके फीचर हैं जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैथोफिजियोलॉजी ये आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, ये इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स है, ये स्पाइक प्रोटीन्स है। ये स्पाइक प्रोटीन इसकी पैथोफिजियोलॉजी में मेन रोल प्ले करती है। ये आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस, और इसके ऊपर ये प्रोटीन्स हैं जो कि जिनको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। और ये ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल के ऊपर
ये है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये आती है, ये एक्ट करती है, ये इससे बाइंड करती है। जब ये स्पाइक प्रोटीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पे बाइंड करती हैं, जो ये ह्यूमन सेल के ऊपर होता है, ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल है। तो आम तौर पे ये होता है कि अगर ये कोई वायरस है तो और ये ह्यूमन सेल है, तो ये वायरस जो है ह्यूमन सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेल होता है वो उसने अपने आप को लॉक किया होता है, ह्यूमन सेल ने लॉक किया हुआ, कोई भी वायरस उसमें इंटर नहीं हो सकता। जब ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पे बाइंड करती हैं, तो ये जो ह्यूमन सेल है ये अनलॉक हो जाता है फॉर कोरोना वायरस। और अब ये जो अब ये जो कोरोना वायरस है ये आएगा, ये इधर जब अटैच होता है उसकी स्पाइक प्रोटीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 से, तो ये सेल अनलॉक हो गया। अब ये जो सेल है ये अपना ये जो कोरोना वायरस है ये इंजेक्ट करेगा अपना आरएनए। और हमने कहा था कि ये एक पॉजिटिव सेंस आरएनए, और जो पॉजिटिव सेंस वायरसेस होते हैं उनके जो आरएनए होता है जब वो होस्ट सेल में आता है तो डायरेक्टली एक्ट करता है एज अ मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन में स्टार्ट कर देता है। और ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमन सेल के फंक्शन को इम्पेयर कर देती है, ये ह्यूमन सेल के फंक्शन को इम्पेयर कर देती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, पैथोफिजियोलॉजी। देखें ये आपका वायरस है जिसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, और ये ह्यूमन सेल है, और ह्यूमन सेल, और जब कोरोना वायरस डिजीज काज करता है तो उसकी पैथोजेनेसिस ये होती है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो होती है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पे बाइंड करती हैं, और जो ही ये बाइंड करती हैं तो ये आपका ह्यूमन सेल पहले लॉक होता है, पहले कोई भी वायरस इसमें इंटर नहीं हो सकता। तो जब स्पाइक प्रोटीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पे बाइंड करते हैं तो ये आपका ह्यूमन सेल ये ओपन हो जाता है और अनलॉक हो जाता है। और ये जो आपका कोरोना वायरस है ये इससे बाइंड करता है और अपने आरएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो ये इसका जो आरएनए है वो एज अ मैसेंजर आरएनए एक्ट करता है और इससे प्रोटीन डायरेक्टली बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो प्रोटीन होती हैं वो ह्यूमन सेल के फंक्शन को इम्पेयर कर देती हैं। उसके बाद ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। और ये जो हाँ, तो इसका स्प्रेड किस तरह होता है? जो इनिशियल स्प्रेड था पहली दफा वो हुआ था एनिमल से ह्यूमन को, और फिर ह्यूमन से ह्यूमन, और ह्यूमन से ह्यूमन हो रहा है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एरोसोल के थ्रू, इसके थ्रू ह्यूमन से ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन होती है। जो कॉमन सिम्टम है, जो मोस्ट कॉमनली जो पर्सन होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। मगर जो सिम्टोमेटिक होता है तो कॉमन सिम्टम कौन से? तो कॉमन सिम्टम 2F है, फीवर एंड फटीग। और इसके अलावा जो है आपका क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो आपको ड्राई कफ होती है, ड्राई कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो उसने ये लिखा हुआ है फीवर एंड फटीग, और फिर आपको ड्राई कफ होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कॉमन सिम्टम। और जो ये कॉमन सिम्टम है, मगर मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम कौन से? मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है आपके एनोस्मिया, वो कुछ सूंघ नहीं पाता, एनोस्मिया, और डिसजीजिया, अल्टर टेस्ट, ना तो उसके जो नोज है वो कोई स्मेल कर सकता है, और ना उसकी जो टंग है वो किसी चीज को क्या टेस्ट ले सकती है। तो पर्सन जो होता है वो टेस्टलेस हो जाता है, और स्मेल भी वो स्मेल नहीं कर पाता, तो उसे स्मेल नहीं आती। रूम में बिरयानी है बनी हुई या फिर कुछ भी नहीं बना हुआ, वैसे तो आपको हमसाये के घर में भी बिरयानी बनी हो तो आपको खुशबू आ जाती है,
तो इस पर्सन को अपने घर में भी बिरयानी बनी होगी तो खुशबू वो उसे स्मेल नहीं कर पाएगा, और अगर बिरयानी सामने भी आ गई तो वो उसका टेस्ट, उसके मजे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो स्मेल भी नहीं आती और टेस्ट भी नहीं आता। तो जो पर्सन होता है वो एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल एंड डिसज्यूजिया, अल्टर टेस्ट, उसका टेस्ट हो जाता है। तो कौन से पर्सन हैं, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो पर्सन की डेथ होती है वो इटसेल्फ ये डेथ नहीं काज करता, इसकी कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है। तो जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर में उससे हो जाता है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये एल्वेलाई है और ये है एक आपकी बनी हुई वेसल। तो एल्वेलाई से ऑक्सीजन आती है इधर और यहाँ से फिर वो सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की। अगर अगर आप इधर इन्फ्लेमेशन हो जाए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, इधर से परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है और इधर से जो फ्लूइड होती है, जो प्रोटीनियस फ्लूइड होता है वो इधर आ जाता है आपकी एल्वेलाई में। और जो एल्वेलाई यहाँ एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, इस तरह की मेम्ब्रेन बन जाती है, इसे हाइलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ऊपर से ऑक्सीजन आएगी, ऊपर से ऑक्सीजन आएगी, मगर वो इस बैरियर को, ये जो हाइलर मेम्ब्रेन बनी है येलो कलर की, इसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। और फिर आपकी जो सैचुरेशन है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, जो जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें कम हो जाती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हाइलर मेम्ब्रेन बन जाती है और आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज नहीं हो पाती। तो ये अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में ये होता है कि परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, फ्लूइड इधर आता है और उसमें प्रोटीन होती है, तो वो एक लेयर से बन जाते हैं जिसे हाइलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर ऑक्सीजन की जो ट्रांसफ्यूजन है, डिफ्यूजन है, वो इम्पेयर हो जाती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाती है। और जब आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाए 94, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो जाए, तो आपने इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी होती है सिलेंडर के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी फेलियर और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट, ये इसकी और कॉम्प्लिकेशन है। जो हाइपरकोएगुलेबल स्टेट क्यों, इसमें हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होती है तो, और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होने से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये होता है कि ये आप यहाँ अगर कोई पर्सन है, उसकी इस वेसल में कोई क्लॉट बन गया, तो जो क्लॉट बनता है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस या क्लॉट कहते हैं। और जब ये क्लॉट मूव करना शुरू कर दे और आपके लंग में, हार्ट में आए और हार्ट से फिर लंग में जाए, तो लंग की जो वेसल है उसमें ये स्ट्रक कर जाए, तो इसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ से क्लॉट, हाइपोकोगुलर स्टेट होती है तो क्लॉट बनता है, और वो जब क्लॉट डिसलॉज हो जाता है ना, आपकी वेसल से वो डिसलॉज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और मूव करना शुरू कर देता है ब्लड में, जिसे एम्बोलाई कहते हैं। तो ये एम्बोलाई जाता है ऊपर, और ऊपर जाता है और आपकी जो वेसल्स होती हैं, जो लंग की वेसल, उसमें स्ट्रक कर जाता है और इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं और इससे डेथ हो जाती है। या मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, उससे भी डेथ हो जाती है, शॉक वाली कंडीशन होती है। तो ये तो जो कोरोना वायरस है, ये इट सेल्फ डिजीज कॉज नहीं करता, बल्कि इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर हाइपरकोएगुबिलिटी, शॉक, ऑर्गन फेलियर, इसकी वजह से डेथ होती है। तो किन लोगों में ये सीवियर डिजीज कॉज करता है? ये सीवियर डिजीज उन लोगों में कॉज करता है जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, ओल्ड पीपल्स, जो ओबीज होते हैं, और जो डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं, या जिनको कोई किडनी डिजीज हो, या फिर कार्डियो पल्मोनरी इलनेस,
ये वाले पेशेंट जिनकी एज बहुत ज्यादा हो, जो ओबीज होंगे तो दो काम हो सकते हैं। ये रिस्क ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है किसका, डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का। तो जो ओबीज हो, हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या जिनकी एज बहुत ज्यादा हो, इनमें ये कोरोना वायरस सीवियर डिजीज काज करता है। या फिर जिनको पल्मोनरी डिजीज हो, हार्ट के कोई प्रॉब्लम हो, और या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम। तो इन लोगों में किडनी प्रॉब्लम, किडनी रेस्पिरेटरी की डिजीज हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोई डिजीज हो, ओबीज हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंसिव हो, या जिसकी ओल्ड एज में, इन लोगों में ये सीवियर डिजीज कॉज करता है। ये रिस्क फैक्टर है सीवियर डिजीज के। डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस है, जो मोस्ट कॉमनली टेस्ट यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट भी यूज होते हैं, एलाइजा करते हैं, लेकिन ये एलाइजा जो है इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना आपका पीसीआर। तो पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ये ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू एलाइजा। एलाइजा में आप एंटीजन एंटीबॉडी को देखते हैं। उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, वो आप यूज करते हैं रेमडेसिविर, ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। रेमडेसिविर को आप, ये रेप्लिकेशन एंटीवायरल ड्रग है जो कि कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है, रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। तो रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने का फायदा तब होगा जब उसका जो पहला वीक है, जब वो इंटर हुआ बॉडी में और रेप्लिकेट कर रहा है। तो फर्स्ट वीक में, इन्फेक्शन के फर्स्ट वीक में ये इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन उसने रेप्लिकेशन कर दी और उसके बाद सेकंड वीक्स और थर्ड वीक, ये वो वीक है जब वो रेप्लिकेट कर चुका है और रेप्लिकेशन की वजह से अब उसने इन्फेक्ट किया हुआ सेल्स को, तो अब इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है। अब क्या हो रहा है, साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, और साइटोकाइन रिलीज होने से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इसलिए फर्स्ट वीक में तो रेमडेसिविर की, इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, उसकी इफेक्टिवनेस है, लेकिन सेकेंड और थर्ड वीक में इसकी इफेक्टिवनेस नहीं है। सेकेंड और थर्ड वीक में जो ड्रग इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन, क्योंकि सेकेंड और थर्ड वीक में साइटोकाइन रिलीज होते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। और आपको पता है इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है और ल्यूकोट्राइन की वजह से होती है। और जो आपका डेक्सामेथासोन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी ब्लॉक करता है और ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को भी ब्लॉक करता है। तो इसलिए डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस है सेकंड एंड थर्ड वीक में, इसकी इफेक्टिवनेस फर्स्ट वीक में नहीं है। डेक्सामेथासोन जो है, ये डेक्सामेथासोन है, ये फर्स्ट वीक में नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि फर्स्ट वीक में बॉडी में जब वायरस आता है, ये बॉडी है, इसमें जब वायरस आया तो बॉडी क्या करती है, बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन और साइटोकाइन रिलीज करता है ताकि वायरस के अगेंस्ट से बैटल को जीता जा सके। बॉडी और उसके दरमियान एक बैटल, जंग हो रही है, जो वायरस बाहर से आया है, तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन चाहिए। तो स्टार्ट में बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसे लड़ना होता है। तो अगर आपने उसको शुरू में दे दिए डेक्सामेथासोन, स्टार्ट में डेक्सामेथासोन दे दिया, तो ये डेक्सामेथासोन आपकी ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देगा, ठीक है, और बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। बॉडी का डिफेंस सिस्टम ना प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे ना ल्यूकोट्राइन होंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में पहले वीक में दे दिया डेक्सामेथासोन, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देगा और वायरस जो है वो इजीली रेप्लिकेट करेगा। तो फर्स्ट वीक में आपने रेप्लिकेशन को रोकना है,
तो आपने डेक्सामेथासोन नहीं देना। अगर डेक्सामेथासोन दिया तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, वो इजीली रेप्लिकेट करेगा। आपने फर्स्ट वीक में देना क्या है, आपने देना है रेमडेसिविर को, ये रेप्लिकेशन को रोकेगी और इसलिए ये फर्स्ट वीक में इफेक्टिव है, फर्स्ट वीक में इफेक्टिव है। सेकंड वीक में आपका जो इफेक्टिव है वो ये नहीं, बल्कि रेमडेसिविर इफेक्टिव नहीं है सेकंड वीक में, एंड थर्ड वीक में आपका डेक्सामेथासोन इफेक्टिव है, लेकिन डेक्सामेथासोन को आपने फर्स्ट वीक में नहीं देना होता। एक और ड्रग है और एक ट्रीटमेंट है जो आप करते हैं, कन्वोलेसेंट प्लाज्मा। ये शुरू में तो ये काफी पॉपुलर हुआ कि आप क्या करते हैं, एक पर्सन है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसमें और वो रिकवर हो गया, तो उसमें एंटीबॉडी तो बन जाती है ना, ये कोरोना वायरस है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो आप इसका प्लाज्मा लेते हैं और उसमें एंटीबॉडी आ जाती है, और जो अभी पर्सन रिसेंटली जो इल हुआ है, आप उसमें इस प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं, इसमें होती है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ, कोरोना वायरस के अगेंस्ट होती है। तो थ्योरेटिकली आप देखते हैं कि ये तो इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग, ये इंग्लैंड में स्टडी हुई, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कन्वोलेसेंट प्लाज्मा है ये ना तो हार्मफुल है पेशेंट के लिए और ना हेल्पफुल है। तो स्टडी के अकॉर्डिंग ये आपका कन्वोलेसेंट प्लाज्मा का कोई इफेक्ट नहीं आता। एक और ट्रीटमेंट है जो यूज होता है कोरोना वायरस में, जो बहुत ड्रग यूज हुई हमारे पाकिस्तान में, कि पहले उसे कोई पूछता नहीं था और बाद में वो शॉर्ट होगी, वो थी आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, इसका ये नुकसान जरूर है, ये डेंजर, इसका साइड इफेक्ट, इसकी साइड इफेक्ट की प्रोफाइल वो काफी सीरियस है, तो आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देनी होती। फिर ये है एंटीबायोटिक, आप जरूर यूज करते हैं। एंटीबायोटिक जो आप यूज करते हैं, एंटीबायोटिक क्यों, एंटीबायोटिक इसलिए यूज करते हैं